देश की राजनीति में अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा हमले या तो राहुल गांधी करते हैं या फिर एक समय था कि केजरीवाल लगातार हमले नरेंद्र मोदी पर करते रहते थे। राहुल गांधी का तो वो हमला अभी भी चल रहा है। चुनाव चोरी का उनका लेख बड़ा प्रसिद्ध है। आए दिन वो ऐसे बयान देते हैं जिससे वो सुर्खियों में रहते हैं। नरेंद्र मोदी पर वो ये कंपटीशन था केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में कि कौन सबसे अधिक नरेंद्र मोदी पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, बिना सिर पैर की बातें कर सकता है। और इन सारे कामों को लेकर के हम दो ही व्यक्तियों के नाम जानते थे, एक केजरीवाल और दूसरे श्री राहुल गांधी जी। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे। सबसे बड़ी बात यह है सदन में रहे, उनके पास एक भारी भरकम दल है, बड़ी पार्टी है, देश के सारे राज्यों में उनके पास कार्यालय हैं, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट है। उनके पास एक लंबी थाती है भारत में राज करने का, राज्यों में राज करने का, देश में राज करने का। लेकिन बात आती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो देश की राजधानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 11 सालों तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं और पूरे देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को खूब छकाया। पूरे देश में अलग अलग नैरेटिव सेट किए और जमकर दहाड़ते थे। लेकिन क्या हुआ, 2024 के बाद वो बिल्कुल शांत हो गए। लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत बोलते भी थे, लेकिन 25 में तो स्थिति उनकी और भी खराब हो गई जब वो विधानसभा का चुनाव हार गए। उन्होंने, आपको बता दें कि सितंबर 2024 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल अब फिर दहाड़ने वाले हैं देश की संसद में, एक बार फिर वो मोदी को घेरने वाले हैं। क्या उनकी प्लानिंग कामयाब कर गई? क्या उन्हें दिक्कतें, इतना समय क्यों लग गया आखिर सदन के अंदर जाने को लेकर की जो प्लानिंग उनकी थी? इन सारी बातों पर हम करेंगे बात। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी आपको बताना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को आपने बहुत दिनों से किसी भी सदन में बोलते हुए नहीं देखा। फिलहाल उनका सदन तो एक ही था, दिल्ली विधानसभा, जहां पर वो दहाड़ते थे, बोलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और जो मन में आता था वो बोलते थे। उनके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं थे, कोई दायरे नहीं थे, कोई मान और सम्मान और अपमान नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि ये दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में होते हैं और वो चुनाव हारते हैं, उसके बाद से ही जैसे उन्होंने अपने वोट को सिल लिया था। आपसे बताते चले कि दिल्ली में जब वो जेल गए थे शराब घोटाले में और वहां से जब वो पेरोल पे आए तो उसके बाद ही उन्होंने एक अपनी आगामी राजनीति के लिए अपने जाल बुनने शुरू कर दिए थे। और उस जाल बुनने की कड़ी में शुरुआत उन्होंने स्वाति मालीवाल से किया, जो कभी उनकी बड़ी करीबी थी, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलती थी, जिनको उन्होंने राज्यसभा में भेजा था। स्वाति मालीवाल को उन्होंने बुलाया और वो जानते थे कि भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना ही पड़ेगा। और उसी समय स्वाति मालीवाल का मामला 15 मई 2024 को तब सुर्खियों में आया जब इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारियों में लगा था और स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया कि उनके नियर एंड डियर, जो 2004 से ही उनके साथ जुड़े रहे हैं, विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट किया। मामला जब खुलना शुरू हुआ तो स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया कि वो कह रहे थे कि आप राज्यसभा की सीट से रिजाइन कर दो और इसके लिए आप केजरीवाल जी को वहां पर जाने दीजिए। यानी केजरीवाल अब राज्यसभा में जाने की योजना बना रहे थे। ऐसा सूत्रों से जो खबरें आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें आ रही थी, उसमें इस तरह की खबरें थी। सच्चाई क्या है ये तो आप ही लोग तय करेंगे। लेकिन उसके बाद जब वो दाल नहीं गली, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, FIR विभव कुमार के साथ दर्ज हुई, तो फिर 17 सितंबर 2024 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दिया। और मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने के बाद जब 2025 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल मात खा जाते हैं तो फिर स्थितियां बदल जाती हैं। और स्थितियां बदलने के बाद आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जब चुनाव हारते हैं तो बोलना बंद कर देते हैं। उनका जो मोर्चा संभालते हैं वो संजय सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, सुल्तानपुर से आते हैं, उन्होंने मोर्चे को संभाला और बोलना शुरू किया। और स्थिति तो यह है कि 2025 के बाद से अरविंद केजरीवाल का किसी ने एक शब्द भी नहीं सुना। और उनके जो सबसे खास हैं मनीष सिसोदिया का भी कुछ नहीं सुन रहे लोग कि वो भी कुछ आकर के मीडिया के सामने बोले। सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल को अभी तक प्रोटेक्ट करता रहा है, अभी तक उनके साथ रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह। यही नहीं, संजय सिंह दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से केजरीवाल की पार्टी को स्टैंड कराने के लिए।
लेकिन बात यह आती है कि चुनाव हारने के बाद अक्सर जिन राज्यों में लोग चुनाव हारते हैं वहां के कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, वहां के विधायकों के साथ बैठक करते हैं, वहां की रणनीति पर बात करते हैं, हम चुनाव क्यों हारे इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब 2025 का चुनाव हारते हैं तो उनकी रणनीति बदलती है और वो पंजाब हाउस में जाकर के पंजाब के विधायकों के साथ बैठक करते हैं। ये क्यों? ये भी एक चर्चा का विषय था कि दिल्ली के लोगों के साथ बैठक ना करके आप पंजाब के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। और वहां पर राघव चड्ढा जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए, ऐसा सूत्र कहते हैं। फिलहाल राघव चड्ढा नहीं कहते, ऐसा सूत्र कहते हैं। और जब राघव चड्ढा ने भी मना कर दिया कि साहब हम तो रिजाइन नहीं करेंगे, वहां अरविंद केजरीवाल ने दुहाई दी कि मैं अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी, अगर मैं किसी पोर्टफोलियो पे न रहूंगा तो पार्टी मोबिलाइज नहीं होगी, पार्टी आगे बढ़ेगी नहीं, इसलिए मुझे सदन के अंदर विधानसभा तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पर विधान परिषद जैसी कोई एक रास्ता दिल्ली के अंदर नहीं है, जैसा कि उत्तर प्रदेश बिहार में होता है जहां विधान परिषद है वहां से आप नॉमिनेट करके चले जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा जा सकता हूं और आप रिजाइन कर दीजिए। शायद राघव चड्ढा को यह बात अच्छी नहीं लगी और इसके बाद राघव चड्ढा ने भी दूरियां बनाना शुरू कर दी। कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनके बड़े सौहार्दपूर्ण वीडियोज आए, सौहार्दपूर्ण फोटोएं आई, ये भी एक कारण रहा। और जब उन्होंने भी मना कर दिया तो आपको बताएं फिर भी अरविंद केजरीवाल ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक नए तरीके अपनाए और संजीव अरोड़ा जो कि राज्यसभा के सदस्य थे पंजाब से, उनको उन्होंने बुलाया और बुला करके कहा कि भाई ऐसा है कि आप रिजाइन कर दीजिए और मैं राज्यसभा में चला जाऊं। संजीव अरोड़ा का सीधा कहना था कि अगर मैं यहां रिजाइन करता हूं तो मेरी व्यवस्था पहले से कहीं की जानी चाहिए। अच्छा प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव पर अरविंद केजरीवाल ने अमल किया और पश्चिम लुधियाना की जो सीट खाली हुई थी उन्हीं की पार्टी के विधायक की मृत्यु के बाद उस सीट पर उन्होंने संजीव अरोड़ा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। आज उसका परिणाम आ रहा है और ऐसे में संजीव अरोड़ा की जीत लगभग मानी जा रही है। सुबह तक का जो ट्रेंड था उसमें संजीव अरोड़ा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के गुप्ता जी से काफी आगे चल रहे थे और ऐसे में माना जा रहा है कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और इजी गोइंग को लुधियाना की सीट जीत लेंगे। और अब अरविंद केजरीवाल पहुंच जाएंगे राज्यसभा में, ये बिल्कुल क्लियर एंड कट है। और जैसे वो पहुंचते हैं वैसे ही मुश्किलें बढ़ना चालू हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहां पर दो मुखर वक्ता आम आदमी पार्टी के दिखाई पड़ेंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अगर वो जाते हैं राज्यसभा में तो, और दूसरा वहां पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो कि अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राज्यसभा में कई ऐसे अवसर आए जहां उन्होंने संसद की मर्यादा और सांसद की मर्यादा दोनों को तार तार करते हुए राउंड टेबल पर नाचते हुए वहां हंगामा मचाते हुए लोगों ने देखा होगा। और अब तो उनके आका यानी अरविंद केजरीवाल भी पहुंच जाएंगे। यानी अगर अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा में आते हैं तो कई चीजों पर अब सरकार को सोचना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब ज्यादा आक्रामक दिखाई पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार पर। और शायद राज्यसभा में जाने के बाद अब वो एक बड़े स्तर पर फिर से अपने संगठन के विस्तार की सोच सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर सदन के अंदर पहुंचते हैं तो क्या उनका तेवर पहले जैसा ही रहेगा या नरम रहेगा या विनम्र रहेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर राज्यसभा में जाते हैं तो इसका परिणाम आम आदमी पार्टी को क्या होगा, क्या पार्टी का विस्तार होगा या पार्टी का विनाश होगा। थैंक यू वेरी मच।